नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2014 प्रश्न पत्र के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी वर्षों का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर एक वाक्य दिया गया है, देखिए, रितु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। यहां पर क्या फिल होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि रितु परिवार की सबसे सक्रिय लड़की है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर जब भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आएगा। जैसे कि चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो ए द का प्रयोग किया गया। ए एन और द ये तीनों आर्टिकल होते हैं, जिसमें ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है, यानी द आएगा, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा, रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली होगा। क्यों द फैमिली होगा, देखिए, डेफिनेट आर्टिकल वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर चीजें निश्चित हो। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि रितु जो है वो परिवार की सबसे सक्रिय लड़की है। तो यहां पर जिस परिवार की बात की जा रही है वो सुनिश्चित है कि हाँ इसी परिवार की बात की जा रही है, यानी ये डेफिनेट हो गया, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा इससे पहले। और यहां पर तो आप समझ ही चुके हैं कि मोस्ट सुपरलेटिव में होने की वजह से यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो द और द किस विकल्प में दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। ऑप्शन नंबर बी सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड। यानी कि एक व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है उसे क्या कहते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को पूरे विश्व को अपना देश मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला विकल्प दिया गया पैट्रियट। तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। क्या होता है, देशभक्त होता है। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, ठीक है, पैट्रियट गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा दिया गया है नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए दिया गया है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर सी की, कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्ववादी। विश्ववादी इसका मतलब होता है जो पूरे विश्व को अपना देश समझता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर एक शब्द दिया गया क्वेरीड, और इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है क्वेरीड का मतलब क्या होगा। तो क्वेरीड का मतलब होता है उत्खनित या फिर खोदना, मतलब कि खोद करके निकालने के सेंस में है, ठीक है। उत्खनित करना, उत्खनन उस टाइप से है, ठीक है। चलिए, यहां पर इसका जो चौथे विकल्प से शुरुआत करें तो फ्लोर टाइल की बात की गई है, जो टाइल्स लगाए जाते हैं फर्श पर उसकी बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया है यूज्ड इन ग्लास विंडो, यानी कि जो कि ग्लास कांच के शीशे में प्रयोग किया जाता है उस सेंस में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मेजर ऑफ कैपेसिटी, यानी कि क्षमता का मापन के सेंस में कहा जा रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर एक देखिए, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना और उत्खनित का मतलब ये होता है कि उत्खनन करके निकालना, खोद करके निकालना, तो ये दोनों सेम सेंस में है। इसलिए क्वेरीड का मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट, यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है। यहां पर ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो क्या की जाती है, पास्ट परफेक्ट में आप कहेंगे कि हैड प्लस बीन यूज किया जाता है। और यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होने की वजह से वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो चारों विकल्पों में देखिए, पहला दिया गया हैज प्लेड, तो हैज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद से देखिए हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया था और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए हैव बीन प्लेइंग, यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो आया हुआ है लेकिन यहां पर हैव आया हुआ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, हैड बीन प्लेइंग। देखिए हैड बीन यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्ले का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्ले यहां पर वर्ब है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द लेसन टॉर्च बियरर्स
इज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, यानी कहा यह जा रहा है कि चारों विकल्पों में से किसने टॉर्च बियरर लेसन को लिखा है। तो टॉर्च बियरर लेसन जो है वो WM रायबर्न के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी WM रायबर्न इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में अलंकार बोलते हैं। जिस प्रकार से आप हिंदी में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार ये सब पढ़ते हैं, उसी प्रकार से उसी को इंग्लिश में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक वाक्य दिया गया है, देखिए, द विंड लाइज एस्लीप इन आर्म ऑफ डान। यहां पर इस वाक्य में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कौन सा अलंकार है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, डान का मतलब होता है भोर। डान का मतलब क्या होता है? भोर। यानी इस वाक्य का पूरा अर्थ निकलेगा कि हवा जो है वो भोर की गोद में सोती है। हवा भोर की गोद में सोती है। अब यहां पर विंड जो है, जो हवा है, वो कोई मनुष्य तो है नहीं कि सोएगा, यानी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की तरह दिखाया गया है। निर्जीव वस्तु को मनुष्य की तरह दिखाया गया है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? चलिए एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। पहला दिया गया मेटाफर। मेटाफर को हम लोग हिंदी में रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं, रूपक अलंकार के नाम से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उपमेय और उपमान, जो उपमेय और उपमान होता है उसमें कोई भी अंतर नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूं कि चरण कमल, तो देखिए, जो चरण है, जो पैर है, उसी को कमल बताया गया है, उसके समान नहीं बताया गया, बल्कि पैर को ही कमल बता दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेटाफर। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि सिमली में होता था कि हम लोग किसी से तुलना करते थे कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि मेरा जो मन है वो पीपर के पत्ते के समान डोला, यानी कि वहां पर समानता दिखाई जाती थी। तो वहां पर इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच में जो सिमली होता है, यानी कि उपमा अलंकार होता है, तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें लाइक एज वर्ड यूज किए जाते हैं। लाइक एज वर्ड यूज किए जाते हैं, तो वहां पर सिमली होता है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग रूपक अलंकार की बात करें तो इसका उदाहरण मैं आपको दूं, रूपक अलंकार यानी मेटाफर का, तो आप कह सकते हैं द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ऊंट है उसको एक तरीके से जो रेगिस्तान है उसका शिप कहा जाता है, उसका नाव कहा जाता है। अगर इसी को ऐसे कह दें कि कैमल इज एज लाइक शिप ऑफ डिजर्ट, तो एज लाइक वर्ड आ गया, तो यहां पर सिमली हो जाता। लेकिन जब ऊंट को उसके समान ना बता करके नाव ही बता दिया गया, तो वहां पर मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, तो मेटाफर तो हमारा उत्तर होगा नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप भविष्य में इस प्रकार की चीजों में गलती ना करें। ठीक है, हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है कि अतिशयोक्ति, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो यहां पर कोई भी ऐसा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोला गया है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं द वेव्स रोल्ड माउंटेन्स हाई, यानी कि जो वेव है, जो समुद्र की लहरें हैं, वो पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला गया ना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से चौथा देखिए, ऑक्सीमोरन दिया गया। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, यानी कि एक ही वस्तु के दो अलग अलग गुण बताए जाएं जो कि आपस में विरोधाभास उत्पन्न करें, तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बिटर स्वीट ऑफ लव, या फिर ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप। अब यहां पर उसको वाइजेस्ट भी बताया जा रहा है, यानी सबसे बुद्धिमान, और फूल भी बताया जा रहा है, यानी मूर्ख भी बताया जा रहा है। ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप, तो यहां पर विरोधाभास है, इसलिए यहां पर ऑक्सीमोरन होगा। अब आते हैं प्रश्न पर। दिया गया था द विंड लाइज एस्लीप इन आर्म ऑफ डान, यानी कि जो हवा है वो भोर के बाहों में सोती है। तो हवा तो निर्जीव वस्तु थी, फिर भी हमने इसको मनुष्य की तरह रिप्रेजेंट किया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? इसमें इसको हम लोग हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, यानी कि कोई भी एक निर्जीव वस्तु जिसे मानव की तरह रिप्रेजेंट किया जाए उसे ही हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो विंड था वो निर्जीव वस्तु थी, हवा निर्जीव वस्तु थी, लेकिन इसको हम लोग मनुष्य की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यहां पर एक फ्रेज दिया गया है, फुट द बिल। इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। फुट द बिल का मतलब होता है कि बिल को पे करना, यानी बिल को चुकता करना के सेंस में आता है। ठीक है, चलिए, पहला दिया गया टू टीयर द बिल। टीयर मीन्स होता है फाड़ना, तो बिल को फाड़ने के सेंस में कहा जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया गया टू किक द बिल। किक मीन्स होता है लात मारना, यानी कि बिल को लात मारने के सेंस में, तो ये भी गलत हो गया।
चौथा देखिए टू थ्रो द बिल, यानी कि फेंकने के सेंस में है, बिल को फेंकने के सेंस में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी देखिए टू पे, यानी कि फुट द बिल, यानी कि बिल को पे करने के सेंस में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में कौन सा काल है, कौन सा टेंस है, ये हमसे पूछा जा रहा है। वाक्य है आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हैव आया हुआ है और यहां पर सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट आया हुआ है, यानी कि हैव हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है अ लेटर टू हिम। तो ए लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया और ये हिम अदर वर्ड हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और साथ ही साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आती है। ठीक है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का यस या फिर ईएस फॉर्म आता है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर हम लोग उसको निगेटिव में बदलें या फिर इंट्रोगेटिव में बदलें तब जाकर के वहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां पर देखिए ये ना तो निगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वहां पर सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और उसमें यस या फिर ईएस जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जब निगेटिव में आएगा तो डू या फिर डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जब इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो भी डू या फिर डज से यानी हेल्पिंग वर्ब से वो शुरुआत होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होता है हैड। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आया हुआ है लेकिन हैड ना करके हैव आया हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से चौथा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या फिर हैव बीन आती है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म नहीं आया है, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला प्रश्न पूछा गया था फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। तो फोनेटिक्स में हम लोग साउंड का अध्ययन करते हैं, इसे फोनेटिक्स को हिंदी में स्वर विज्ञान कहा जाता है। इसमें साउंड का अध्ययन किया जाता है, ये साउंड का साइंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि भाषा का अधिगम किससे शुरू होता है। यहां पर देखिए पहला दिया गया लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा दिया गया स्पीकिंग यानी कि बोलना, तीसरा दिया गया रीडिंग यानी कि पढ़ना और चौथा दिया गया राइटिंग यानी कि लिखना। अब भाषा को सीखना या फिर भाषा का अधिगम कैसे किससे स्टार्ट होता है, तो बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो भी वह भाषा का अनुकरण करते करते भाषा को सीख रहा होता है, यानी भाषा अर्जित कर रहा होता है। तो ना तो वो पहले बोलना सीखता है, ना तो लिखना सीखता है और ना ही पढ़ना सीखता है। सबसे पहले वो शांतिपूर्वक उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके माता पिता, परिवार के सदस्य, उनको ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है और सुनते सुनते जिस प्रकार से उनके माता पिता के द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है, धीरे धीरे वो वर्णों का अनुकरण करके वर्णों को बोलना सीखता है। जैसे प, म, प, पा, पा, मा, ऐसे छोटे छोटे वर्ण वो पहले बोलता है, वर्णों को मिलाकर के शब्द बोलना सीखता है और शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्य वो बनाना सीखता है। तो भाषा को सीखने का सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो लिसनिंग से शुरू होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले ध्यानपूर्वक माता पिता को सुनता है, उसके बाद ही वो उनका अनुकरण करके बोलना सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले सुनना होगा, सबसे पहले सुनना, यहां से भाषा का अधिगम स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 लिसनिंग सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। प्रोज टीचिंग यानी कि गद्य शिक्षण, प्रोज का मतलब होता है गद्य। गद्य शिक्षण बच्चों को किसके डेवलप में हेल्प करता है, छात्रों में क्या चीज डेवलप करने में हेल्प करता है गद्य शिक्षण। ठीक है, पहला दिया गया है इंटरेस्ट इन रीडिंग, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे गद्य के माध्यम से कहानियां सुनते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चे
कहानियों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, कहानियों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसकी वजह से वो धीरे धीरे रीडिंग में भी इंटरेस्ट उनमें आने लगता है कहानियों की वजह से, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। दूसरा दिया गया क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन की बात की जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग अमूर्त चिंतन के सेंस में आप समझ सकते हैं। तो देखिए, बच्चे को जब कहानी सुनाया जाता है कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था, अचानक से उसके सामने शेर आ गया, तो सब कुछ परिस्थितियां उसके सामने नहीं हो रही हैं, लेकिन वो कल्पना करने लगता है। कल्पना करना क्या है? वो अमूर्त चिंतन तो ही है। यानी कि बच्चा सोच रहा है कि हाँ, अचानक से अंधेरा था, अचानक से शिकार कर रहा था शेर और अचानक से शेर सामने आ गया, मतलब कि जो राजा था वो शिकार कर रहा था और अचानक से शेर सामने आ गया। तो ये सब कल्पना ही तो है, अमूर्त चिंतन ही तो है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी इसके माध्यम से बच्चे में डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद से कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी की बात की जा रही है। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, यानी कि बच्चे में समझने की शक्ति का एक तरीके से विकास किया जाता है, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जब कहानियां सुन रहे हैं तो उसको अर्थ तो समझ ही रहे हैं उसका। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब तीनों विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि किस भारतीय सुधारवादी ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यहां पर एक फ्रेज दिया गया और इसका करेक्ट मीनिंग हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि प्रकाश में लाना या फिर किसी के संज्ञान में लाना। जैसे बोला जाता है ना कि हाँ, ये बात मैंने उनके संज्ञान में ला दी, यानी उनके प्रकाश में ला दी। अब इसका हमें अर्थ बताना है चारों विकल्पों में से। डी वाला देखिए, दिया गया टू प्रेज। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। टू कॉन्सिल, कॉन्सिल का मतलब होता है छिपाना। कॉन्सिल का मतलब क्या होता है? छिपाना होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए टू अपील। अपील करने का मतलब क्या होता है? कि किसी से अपील करना, प्रार्थना करना या फिर पुनर्विचार करने के लिए कहना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, टू रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? उजागर कर देना, कुछ भी उजागर कर देना, यानी प्रकाश में ला देना। यही तो था टू ब्रिंग टू लाइट, यानी किसी चीज को प्रकाश में लाना है, यानी कि भेद खोलना, इस सेंस में है। किसी के संज्ञान में लाना, उस सेंस में है। तो ऑप्शन नंबर 1 टू रिवील यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहां पर एक वर्ड दिया गया, एक शब्द दिया गया और इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। तो चारों विकल्प में देखिए, पहला दिया गया प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है सबूत होता है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया यानी समानार्थी पूछा गया है। कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम होता है, तो इसका समानार्थी क्या होगा? एंड मीन्स होता है अंत, तो ये भी इसका समानार्थी नहीं है। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, तो ये भी इसका समानार्थी नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब भी होता है परिणाम और कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी होता है परिणाम, यही इसका समानार्थी है। ऑप्शन नंबर डी सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। यहां पर एक वर्ब दिया गया है और इसे नाउन में परिवर्तित करना है, ठीक है। क्रिया दिया गया है और इसको संज्ञा में बदलना है। देखिए, सक्सीड दिया गया है, इसको संज्ञा में बदलने के लिए पहला विकल्प अगर हम लोग देखें, सक्सेसफुल दिया गया है। एक वाक्य मैं आपके सामने रखता हूं, ही इज अ सक्सेसफुल मैन। ही इज अ सक्सेसफुल मैन, तो सक्सेसफुल किसकी विशेषता बताता है? मैन की विशेषता बता रहा है, और मैन क्या है? नाउन है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सक्सेसफुल यहां पर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। हमसे नाउन पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, सक्सीडिंग दिया गया। देखिए, सक्सीड यहां पर ये पहले से वर्ब दिया गया था और उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ा गया है, तो ये क्या है? ये वर्ब का ही तो आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नाउन पूछा गया था और ये वर्ब है, बी वाला। डी वाला देखिए, सक्सेसफुल्ली दिया गया है। सक्सेसफुल्ली से जोड़ते हुए एक वाक्य मैं बताता हूं कि ही इज सक्सेसफुल्ली अप्लाई फॉर सुपर टेट एग्जाम। तो अप्लाई यानी आवेदन करना। आवेदन करना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? सक्सेसफुल्ली। यानी कि जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, यानी एडवर्ब बोलते हैं। तो ये तो एडवर्ब हो गया। प्रश्न में हमसे नाउन पूछा गया था, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सफलता होता है और ये नाउन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सक्सेस जो है वो नाउन है। ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है ग्लीसन का।
ऑप्शन नंबर 1 ग्लिसन इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और कौन सा प्रीपोजिशन फिल होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दिया गया है ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट, यानी कि वह अपनी स्वयं की गलतियों पर एक तरीके से आंखें मूंद लेता है, उस सेंस में है। देखिए दो प्रकार से ब्लाइंड वर्ड आता है और उसके बाद से दो प्रकार से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। अगर एक आंख से अंधा होना की अगर बात की जाएगी तो वहां पर ब्लाइंड इन आएगा, लेकिन किसी की गलतियों को ढकना, किसी की गलतियों पर आंख मूंद लेना, तो वहां पर ब्लाइंड के बाद टू आता है। देखिए ब्लाइंड के बाद दो प्रकार से प्रीपोजिशन आ सकते हैं। अगर एक बालक, एक लड़का या फिर कोई भी आंख से अंधा है तो उसे ब्लाइंड इन बोलते हैं, और किसी की गलतियों पर आंखें मूंद लेना तो ब्लाइंड टू बोला जाता है। यहां पर क्या सेंस निकल रहा था कि ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट, यानी कि वह अपनी स्वयं की गलतियों पर आंखें मूंद लेता है, उस सेंस में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द पोयम द नेशन बिल्डर्स इज कंपोज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, यानी कि द नेशन बिल्डर्स जो पोयम है वो किसके द्वारा एक तरीके से तैयार किया गया, किसके द्वारा कंपोज किया गया है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राल्फ वाल्डो इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द यहां पर चुनना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है द सोल्जर्स डैट थ्रू द टाउन। अब सोल्जर्स यानी सैनिक क्या करते हैं, वो चहलकदमी करते हैं, यानी कि जिसे अंग्रेजी में मार्च बोला जाता है, मार्च्ड। तो देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर मार्च्ड यूज किया जाएगा। सोल्जर्स के लिए हमेशा मार्च यूज किया जाता है जब वो शहर में एक तरीके से गश्ती करते हैं या फिर पेट्रोलिंग करते हैं, उस सेंस में मार्च वर्ड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है, यानी कि ओनरशिप बताने वाले शब्द कौन से होते हैं। ओनरशिप यानी कि किसी से संबंध, जैसे कि यह वस्तु मेरी है, तो मेरी यहां पर क्या हो रहा है, ओनरशिप बताया जा रहा है कि ये वस्तु मेरी है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया है आई, दूसरा दिया गया मी, तीसरा दिया गया यू और चौथा दिया गया माइन। तो माइन का मतलब क्या होता है, मेरा, यानी किसी का संबंध बताने की बात की जाएगी। अगर मैं बोलूं कि आप जिस मोबाइल में अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ये मोबाइल आपका है, तो यहां पर आपका शब्द उस मोबाइल से आपका संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है कि आपका ही ये मोबाइल है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और शब्द अगर मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि जैसे हिज हो गया, योर्स हो गया, माइन हो गया, हुज हो गया, ये सभी शब्द जो होते हैं वो पॉजेसिव केस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ओनरशिप को दिखाते हैं कि ये वस्तु मेरा है, उसका है, पर्टिकुलर किसी बंदे का है, ये सभी चीज़ें पॉजेसिव केस में आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि एक बड़ी राशि पे किए बिना निम्नलिखित में से कौन सा काम डिफिकल्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। टू लॉज अ पुलिस कंप्लेंट, यानी कि एक पुलिस कंप्लेंट करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री में भी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। और हमसे ये पूछा गया था कि किसमें पैसे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, किसमें ज़्यादा पेमेंट करना होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए टू हायर एन ऑटो फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि एक छोटे दूरी के लिए एक ऑटो को हायर करना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। टू रीच अ साइड स्ट्रीट, यानी कि सड़क के किनारे पहुंचना, तो इसमें भी बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। एक ही विकल्प बचा टू बोर्ड अ फ्लाइट, यानी कि एक विमान में, एक जहाज में बोर्ड करना यानी उस पर चढ़ना, ये इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसकी फ्लाइट की टिकट लेंगे जो कि महंगी आती है, इसीलिए यहाँ बोला गया पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो इसमें आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पे करना होगा फ्लाइट में बैठने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, एक वाक्य दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि किस फेमस पोएट का ये लाइन है। ठीक है, दिया गया है दे आल्सो सर्व हु वनली स्टैंड एंड वेट। अब ये जो लाइन है ये है
ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम से ये लिया गया है, और जिसके पोएट हैं जॉन मिल्टन के पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ये लाइन लिया गया है। ठीक है, तो इसके पोएट हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, जॉन मिल्टन इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां पर एक वाक्य दिया गया है, वॉक केयरफुली लिस्ट। अब इसके आगे कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ, लिस्ट के बाद से हमेशा शुड आता है, लिस्ट के बाद से हमेशा क्या आता है, शुड आता है। तो इसका कंप्लीट देखिए, चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो यहां पर आपको शुड दिखेगा, यानी कि वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, यानी कि ध्यानपूर्वक चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही देखना था कि लिस्ट के बाद हमेशा शुड आना चाहिए। चारों विकल्पों में केवल ऑप्शन नंबर बी में शुड आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं और चारों में कौन सा इनकरेक्ट वाक्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। आपको लग रहा होगा कि यहां पर मैंगोज प्लूरल है, तो यहां पर वाज नहीं बल्कि वर आना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि यहां पर क्वालिटी ऑफ मैंगोज की बात की जा रही है, यानी कि सब्जेक्ट यहां पर क्या है, क्वालिटी ऑफ मैंगोज, और क्वालिटी ऑफ द मैंगोज जो होता है वो सिंगुलर होगा, इसलिए यहां पर वाज बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यानी पहला वाला वाक्य बिल्कुल सटीक है, सही है, करेक्ट है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। यहां पर एम नहीं आना चाहिए बल्कि आर आना चाहिए, क्योंकि तुम, वह और मैं तीनों मिलकर के बहुवचन हो गए, इसलिए यहां पर एम नहीं बल्कि आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो ये विकल्प, ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, और यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला विकल्प दिया गया है, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। तो ये भी वाक्य बिल्कुल सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, ईच ऑफ द सोल्जर्स हैज डन वेल। तो यहां पर भी देखिए, ईच ऑफ द सोल्जर, ये सिंगुलर को इंडिकेट करेगा, इसलिए इसके हिसाब से हैज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हैज के बाद से आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया, यानी ये भी सेंटेंस करेक्ट है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यहां पर एक्टिव वॉइस दिया गया है, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, यानी कि अपने बड़ों का अनादर ना करिए, उस सेंस में आया हुआ है, उनकी बेइज्जती मत करिए, इस सेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग लेट से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं और चारों में व्याकरणिक दृष्टि के हिसाब से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया, चौथा विकल्प देखिए, गंगा इज अ फेमस रिवर। जब भी किसी प्रसिद्ध नदी, प्रसिद्ध बुक, प्रसिद्ध शहर की बात की जाती है तो उससे पहले हमें द लगाना होता है, और यहां पर केवल गंगा लिखा गया, द गंगा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, हमसे करेक्ट वाला पूछा गया है। तीसरा देखिए, आई यू ही इज अ गुड फ्रेंड। तो यहां पर भी इज आया हुआ है, जबकि आई, यू और ही 3 लोग हैं, तो उसके हिसाब से यहां पर प्लूरल हो गया, तो यहां पर आर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। तो ये भी विकल्प बिल्कुल गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा गया था। पहला देखिए, पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज टॉट एट डिग्री लेवल। तो यहां पर पॉलिटिक्स, जब भी किसी एक विषय की बात की जाएगी तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां पर आर नहीं होना चाहिए बल्कि इज होना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, यानी कि यह तुम ही हो जो कि एक तरीके से डाउनफॉल के लिए उत्तरदायी हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहां पर एक वाक्य दिया गया, ही लुक्ड एबव इन द स्काई। यहां पर एबव के नीचे अंडरलाइन है, और हमसे यह पूछा जा रहा है कि एबव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए, वह लुक्ड एबव इन द स्काई, यानी कि वह आसमान में ऊपर देखता है। तो एबव जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, देखने की। देखा कहाँ जा रहा है, आसमान में ऊपर देखा जा रहा है, तो देखना जो है उसकी विशेषता ऊपर बता रहा है, एबव बता रहा है। तो जो भी शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, यानी कि एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, लुक्ड जो था वो वर्ब था, और वर्ब की विशेषता यहां पर एबव बता रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी
एडवर्ब इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर एक वाक्य दिया गया, द पैसेंजर्स एलाइटेड डैश द बस। अब एलाइटेड का मतलब होता है उतरना, यानी कि जो यात्री थे, यात्री बस से उतर गए, इस सेंस में ये आया हुआ है। तो किससे उतर रहे हैं? बस से उतर रहे हैं। तो एलाइटेड के बाद से हमारा फ्रॉम आ जाएगा कि वो सभी यात्री जो हैं वो बस से उतर रहे हैं, फ्रॉम द बस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फाइंड वेयर द एरर इन द सेंटेंस। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में एरर है, गड़बड़ी है। दिया गया है आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे, यानी कि मैं प्रतिदिन समय से स्कूल पहुंचता हूं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करेगा कि ता है, ती है, ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसमें क्या होगा कि रीचिंग नहीं आएगा। वर्ब रीच क्या होता है? उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसमें यस या फिर ईएस लगाते हैं। तो यहां पर देखिए आई के अनुसार यहां पर रीचिंग नहीं होगा बल्कि केवल रीच होगा। क्या हो जाएगा? REACH, यानी आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे। क्या हो जाएगा? आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन समय से स्कूल पहुंचता हूं, ये होगा। तो पहले पार्ट में गड़बड़ी थी, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर एक वाक्य दिया गया है और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये हमसे पूछा जा रहा है। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार हमसे पूछा जा रहा है। दिया गया है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि और जिसके पास कुछ भी नहीं उसके पास सब कुछ है। अब आप खुद देखिए कि इसके पास कहा यह जा रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ है, यानी विरोधाभास है। तो जब एक ही वाक्य में विरोधाभास हमें प्रकट होता है तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है, यानी विरोधाभास अलंकार यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें पहले विकल्प की, ओनोमैटोपोइया, तो इसका मतलब होता है ध्वन्यात्मक अलंकार, यानी कि एक काव्यात्मक शैली जिसमें प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि से भाव या फिर अर्थ का संकेत मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये अलंकार ध्वन्यात्मक अलंकार होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, द स्नेक आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग, तो यहाँ पर स्नेक जो हिसिंग है यानी कि उसके ध्वनि की बात की जा रही है, उस प्राणी के, सांप के ध्वनि की बात की जा रही है कि वो हिस हिस करता है, और मधुमक्खी क्या करती है? बिज, इस प्रकार से करती है, तो उसके बजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जब ध्वनियों की बात होगी तो वहाँ पर ये ध्वन्यात्मक अलंकार होगा। तो इस प्रकार तक का तो कुछ है नहीं। सिमली की अगर बात करें तो सिमली में क्या होता है कि हम लोग तुलना करते हैं, यानी उपमेय का उपमान से तुलना होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा है। और इसमें इंग्लिश में जब हम लोग बात करते हैं तो इसे ही एक तरीके से हिंदी में इसे उपमा अलंकार बोलते हैं, और हिंदी में रूपक अलंकार बोलते हैं, और इंग्लिश में स्माइली बोलते हैं। और जैसे हिंदी में आपको पहचानने की ट्रिक होती है कि सरिस हो गया, समान हो गया, सा हो गया, सी हो गया, ये सभी शब्द आते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में एज लाइक वर्ड आता है। तो यहाँ पर वाक्य में देखिए एज लाइक वर्ड तो आया नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एपस्ट्रॉफी की बात करें तो इसमें संबोधन होता है, तो इस प्रकार का कोई भी संबोधन नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर सीधे तौर पर विरोधाभास था, और विरोधाभास किसमें होता है? ऑक्सीमोरन में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2014 प्रश्न पत्र के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के यूपी टेट पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।